ह्यूमैनिटी फ्रंट मानवता मोर्चा। हमारा मतदान अभियान भाग 3। 31 आदिवासी लोगों का विस्थापन। यदि आप आदिवासी लोगों के विस्थापन का समर्थन करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार आदिवासी अधिकारों और संप्रभुता का सम्मान करेगी, संधियों का पालन करेगी और आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर ऐतिहासिक अन्यायों को संबोधित करेगी और उनके भूमि और संस्कृतियों की रक्षा करेगी। आदिवासी लोगों का विस्थापन का तात्पर्य है जब आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक निवास स्थान से मजबूरन हटाया जाता है या उनकी भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए जैसे विकास परियोजनाओं, खनन या कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे उनके समुदायों, जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर को खतरा होता है। विस्थापन के परिणामस्वरूप आदिवासी लोग अपने पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर चले जाते हैं, जिससे उनकी सामाजिक संरचना, संस्कृति और जीविका प्रभावित होती है। यह विस्थापन अक्सर बिना उचित मुआवजे या उनके अधिकारों की रक्षा किए बिना किया जाता है, जिससे आदिवासी लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी लोगों के अधिकारों और उनके पारंपरिक निवास स्थान की रक्षा की जाए और उनकी भूमि और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की जाए। 32 जेंट्रिफिकेशन। यदि आप जेंट्रिफिकेशन का समर्थन करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार समावेशी शहरी विकास को प्राथमिकता देगी जो सामुदायिक पहचान, सस्ती आवास और सभी निवासियों के लिए आवास की पहुंच को बनाए रखेगी और उन नीतियों को अस्वीकार करेगी जो हाशिए पर स्थित समुदायों को विस्थापित करती हैं। जेंट्रिफिकेशन का तात्पर्य है वित्तीय निवेश और विकास। एक पुराने, आमतौर पर गरीब या मध्यम आय वाले इलाके में संपत्ति और निवेश की वृद्धि होती है। इसमें नई आवासीय, वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल होती हैं, जैसे नए अपार्टमेंट, रेस्तरां और दुकानें। आय और जातीय बदलाव। इस प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर अधिक अमीर और युवा लोग उस क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं, जिससे स्थानीय समुदाय की सामाजिक संरचना और जातीय विविधता में बदलाव आता है। मूल्य वृद्धि। संपत्तियों की कीमतों और किराए में वृद्धि होती है, जिससे मौजूदा निवासी, जिनकी आय कम होती है, के लिए क्षेत्र में रहना कठिन हो सकता है। स्थानीय संस्कृति का परिवर्तन। जेंट्रिफिकेशन के कारण क्षेत्र की मौजूदा सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान में बदलाव आ सकता है, जैसे स्थानीय व्यवसायों का बंद होना और नई व्यवसायों का आना। विस्थापन। मौजूदा निवासी जो महंगे किराए और जीवन शैली के साथ मेल नहीं खाते, वे अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे समाज में विस्थापन और असमानता की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जेंट्रिफिकेशन का उद्देश्य आमतौर पर शहरी पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास होता है, लेकिन इसके सामाजिक परिणाम अक्सर विवादास्पद हो सकते हैं, खासकर जब यह गरीब या रंगीन समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। रंगीन समुदाय, कलरफुल कम्युनिटी का तात्पर्य उन समुदायों से है जिनमें विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समूह शामिल होते हैं। ये समुदाय विविधता और बहुलता से भरे होते हैं, जहां विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं, भाषाएं और जीवन शैली के लोग मिलते हैं। इस तरह के समुदाय में आपसी समझ, सहयोग और विविधता का सम्मान महत्वपूर्ण होता है। रंगीन समुदाय अक्सर सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का प्रतीक होते हैं, जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों को एक साझा पहचान और समर्थन प्रदान करते हैं। 33 विदेशी विरोधी नीतियां। यदि आप विदेशी विरोधी नीतियों का समर्थन करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी आव्रजन नीतियों को बढ़ावा देगी, शरणार्थियों और प्रवासियों का स्वागत करेगी और समाज में उनके योगदान को मान्यता देगी। विदेशी विरोधी नीतियां, एंटी फॉरेन पॉलिसीज का तात्पर्य उन नीतियों या दृष्टिकोणों से है जो विदेशी देशों, विदेशी नागरिकों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण या व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं। ये नीतियां अक्सर एक राष्ट्र की संप्रभुता, संस्कृति
और संसाधनों की रक्षा करने के नाम पर अपनाई जाती हैं। विदेशी विरोधी नीतियों के कुछ प्रमुख पहलू। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध। ऐसी नीतियां जो विदेशी कंपनियों या निवेशकों को देश में निवेश करने से रोकती हैं। यह देश की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। व्यापारिक अवरोध। विदेशी देशों के साथ व्यापार संबंधों को सीमित या प्रतिबंधित करने वाली नीतियां, जैसे उच्च टैरिफ, आयात शुल्क और व्यापारिक प्रतिबंध। सांस्कृतिक संरक्षण। विदेशी सांस्कृतिक प्रभावों को सीमित करने के प्रयास, जैसे विदेशी मीडिया या सांस्कृतिक उत्पादों पर पाबंदी, ताकि स्थानीय संस्कृति की रक्षा की जा सके। विज्ञापन और प्रचार पर नियंत्रण। विदेशी प्रचार और विज्ञापन के खिलाफ नीतियां, जो विदेशी कंपनियों के विज्ञापन या प्रचार सामग्री को नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकती हैं। विदेशी नागरिकों के खिलाफ नियम और कानून। ऐसे कानून जो विदेशी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सीमित करते हैं, जैसे कठिन वीजा प्राप्ति या विदेशी नागरिकों पर अधिक कर। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से दूरी। ऐसी नीतियां जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोग कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन आदि से भागीदारी कम करना। विदेशी विरोधी नीतियों के संभावित प्रभाव। आर्थिक परिणाम। विदेशी निवेश और व्यापार के अवसरों की कमी हो सकती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। सांस्कृतिक अलगाव। सांस्कृतिक विविधता और विदेशी प्रभावों से कटाव हो सकता है। राजनयिक तनाव। अन्य देशों के साथ संबंधों में तनाव या असहमतियां हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि। देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वैश्विक साझेदारी और सहयोग में कमी हो सकती है। विदेशी विरोधी नीतियां किसी देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों के आधार पर अपनाई जाती हैं, लेकिन इनके संभावित नकारात्मक प्रभावों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। 34 यौन उत्पीड़न और हमला। यदि आप यौन उत्पीड़न और हमलों की अनदेखी करते हैं, तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देगी, यौन हिंसा को रोकने और संबोधित करने के लिए नीतियां लागू करेगी, पीड़ितों का समर्थन करेगी और अपराधियों को जवाबदेह ठहराएगी। यौन उत्पीड़न और हमला का तात्पर्य है। यौन उत्पीड़न यह किसी व्यक्ति के खिलाफ अनचाही और अवांछित यौन प्रकृति की हरकतें, टिप्पणियां या व्यवहार है जो उस व्यक्ति को असहज, अपमानित या भयभीत करता है। इसमें शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। यौन उत्पीड़न के उदाहरणों में अश्लील टिप्पणियां, अनचाहे यौन संकेत और यौन संबंधी छेड़छाड़ शामिल हो सकते हैं। यह कार्यस्थल, स्कूल, सार्वजनिक स्थानों या किसी अन्य सामाजिक सेटिंग में हो सकता है। यौन हमला यह यौन हिंसा का गंभीर रूप है, जिसमें शारीरिक संपर्क या बल प्रयोग शामिल होता है। इसमें बलात्कार, शारीरिक यौन शोषण या किसी व्यक्ति की सहमति के बिना यौन संपर्क स्थापित करने की कोशिश शामिल होती है। यौन हमले में जबरन, हिंसा या पीड़ित की इच्छा के खिलाफ शारीरिक यौन गतिविधियों का अंजाम देना शामिल होता है। यौन उत्पीड़न और हमला दोनों ही अपराध माने जाते हैं और इनका व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हिंसा के रूप होते हैं और समाज में लैंगिक असमानता, अधिकारों का हनन और पीड़ित की सुरक्षा और सम्मान का उल्लंघन दर्शाते हैं। 35 शोषणात्मक श्रम और मानव तस्करी। यदि आप शोषणात्मक श्रम और मानव तस्करी की अनदेखी करते हैं, तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार आधुनिक दास्ता के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगी, कमजोर जनसंख्या की शोषण से रक्षा करेगी और इन घृणित अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करेगी। शोषणात्मक श्रम, फोर्स्ड लेबर। शोषणात्मक श्रम उस श्रम को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या कानूनी दबाव के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें अक्सर श्रमिकों को उनके श्रम के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है और उनकी स्वतंत्रता सीमित होती है।
शोषणात्मक श्रम के प्रमुख लक्षण। मजबूरी और दबाव। श्रमिकों को हिंसा, धमकी या जबरदस्ती के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कम वेतन और खराब स्थिति। श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है या बिना किसी वेतन के काम करना पड़ता है। उनके काम की स्थिति भी अत्यंत खराब हो सकती है। स्वतंत्रता की कमी। श्रमिकों की स्वतंत्रता सीमित होती है, उन्हें भागने की अनुमति नहीं होती और उनका पासपोर्ट या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ले लिया जाता है। शारीरिक और मानसिक शोषण। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। शोषणात्मक श्रम के उदाहरण। निर्माण और कृषि कार्यों में शोषणात्मक श्रम। घरेलू कामकाजी, विशेषकर घरेलू सहायिकाओं के बीच शोषणात्मक श्रम। कुछ उद्योगों में श्रमिकों को जबरदस्ती काम कराने की प्रथाएं। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें लोगों को शोषण के लिए जबरदस्ती, धोखाधड़ी या बल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण के लिए लोगों को तस्करी किया जाता है। मानव तस्करी के प्रमुख प्रकार। यौन तस्करी। लोगों को यौन शोषण के लिए तस्करी किया जाता है, जैसे वेश्यावृत्ति या अश्लील फिल्मों में शामिल करना। श्रम तस्करी। लोगों को जबरदस्ती काम करने के लिए ले जाया जाता है, जैसे शोषणात्मक श्रम में उपयोग। बाल तस्करी। बच्चों को शोषण, यौन शोषण या शोषणात्मक श्रम के लिए तस्करी किया जाता है। सर्विस तस्करी। लोगों को शोषणात्मक श्रम या घरेलू काम के लिए तस्करी किया जाता है। मानव तस्करी के संकेत। धोखाधड़ी और बल। लोग अक्सर झूठे वादों या धोखाधड़ी के माध्यम से तस्करी का शिकार होते हैं और उन्हें बल या धमकी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पारगमन के असामान्य तरीके। लोगों को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। स्वतंत्रता की कमी। पीड़ितों की स्वतंत्रता सीमित होती है और वे अपनी स्थिति से बाहर निकलने में असमर्थ होते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। तस्करी के शिकार लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शोषणात्मक श्रम और मानव तस्करी की समस्या को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी उपाय, जागरूकता अभियान और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध हैं। इन अपराधों को रोकने और शिकार लोगों की मदद करने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। 36 डिजिटल विभाजन। यदि आप डिजिटल विभाजन की अनदेखी करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार तकनीकी और डिजिटल साक्षरता की पहुंच में अंतर को दूर करने के लिए काम करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी व्यक्तियों को डिजिटल युग में भाग लेने और तकनीकी उन्नति का लाभ उठाने के समान अवसर मिले। डिजिटल विभाजन से तात्पर्य उस असमानता से है जो विभिन्न समूहों, व्यक्तियों या समुदायों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी और इंटरनेट तक पहुंच में होती है। यह विभाजन आमतौर पर निम्नलिखित कारकों के आधार पर होता है। आर्थिक स्थिति। जिनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते, वे तकनीकी उपकरणों और उच्च गति इंटरनेट की पहुंच से वंचित रह सकते हैं। भौगोलिक स्थिति। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में तकनीकी ढांचे की कमी के कारण इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच सीमित हो सकती है। शैक्षिक और कौशल अंतर। डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता और जानकारी का अभाव भी डिजिटल विभाजन का एक कारण हो सकता है। आयु और सामाजिक समूह। विभिन्न आयु समूहों और सामाजिक समूहों के बीच भी डिजिटल तकनीकी की समझ और उपयोग में भिन्नता हो सकती है। भाषा और सांस्कृतिक विविधता। विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक समूहों के लिए डिजिटल सामग्री की कमी और समर्थन की कमी भी विभाजन में योगदान कर सकती है। डिजिटल विभाजन से जुड़े मुद्दों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों और समुदायों को समान अवसर मिले ताकि वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ का पूरा उपयोग कर सकें और सामाजिक और आर्थिक विकास में भागीदार बन सकें। 37 खाद्य अपव्यय। यदि आप खाद्य अपव्यय की अनदेखी करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें।
हमारी सरकार खाद्य अपव्यय को कम करने, स्थायी उपभोग को बढ़ावा देने और भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए रणनीतियां लागू करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए ताकि समाज के सभी सदस्यों को भोजन मिल सके। खाद्य अपव्यय से तात्पर्य उस स्थिति से है जब खाद्य पदार्थ जिन्हें उपभोग के लिए तैयार किया गया होता है, वे किसी कारण से बर्बाद हो जाते हैं या उनका उचित उपयोग नहीं किया जाता। यह अपव्यय विभिन्न चरणों में हो सकता है। उत्पादन स्तर पर, फसल की कटाई के दौरान या खाद्य पदार्थों की पैकिंग और प्रोसेसिंग में खराबी के कारण खाद्य पदार्थ बर्बाद हो सकते हैं। वितरण स्तर पर, खाद्य पदार्थों का परिवहन और वितरण के दौरान खराब हो जाना, उचित तापमान की कमी और पैकेजिंग की समस्याओं के कारण खाद्य अपव्यय हो सकता है। खुदरा स्तर पर, सुपरमार्केट और स्टोर्स में अतिरिक्त या अवांछित खाद्य पदार्थों का होना, जिनका विक्रय नहीं होता, जिससे खाद्य अपव्यय होता है। उपभोक्ता स्तर पर, घरों में खाद्य पदार्थों की खरीदारी के बाद उनका ठीक से उपयोग नहीं करना, अत्यधिक मात्रा में खरीदारी करना और खाना न खाने के कारण खाद्य अपव्यय होता है। पाक कला और सेवा में, रेस्टोरेंट्स, कैफे और अन्य खाद्य सेवा उद्योगों में तैयार किए गए भोजन का हिस्सा बर्बाद हो सकता है, जैसे कि बचा हुआ खाना जो सही तरीके से नष्ट नहीं किया जाता। खाद्य अपव्यय पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और सामाजिक असमानता। इसका समाधान प्रभावी खाद्य प्रबंधन, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की तकनीकों को अपनाने में है, ताकि खाद्य पदार्थों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और अपव्यय को कम किया जा सके। 38 पुलिस की सैन्यकरण। यदि आप पुलिस के सैन्यकरण का समर्थन करते हैं, तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार सामुदायिक उन्मुख पुलिसिंग प्रथाओं को प्राथमिकता देगी जो कानून प्रवर्तन और समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग बनाएगी और नागरिक संदर्भों में अत्यधिक बल और सैन्य ग्रेड उपकरणों के उपयोग को अस्वीकार करेगी। पुलिस की सैन्यकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें पुलिस बलों को सैन्य उपकरण, रणनीतियां और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और वे सामान्य सुरक्षा के बजाय सैन्य जैसी भूमिका अपनाते हैं। इसके निम्नलिखित प्रमुख पहलू हो सकते हैं। सैन्य उपकरण और हथियार। पुलिस को उच्च स्तर के सैन्य उपकरण जैसे कि स्वचालित राइफल्स, बख्तरबंद वाहन और भारी हथियार प्रदान किए जाते हैं, जो सामान्य पुलिस कार्य के लिए आवश्यक नहीं होते। सैन्य प्रशिक्षण। पुलिसकर्मियों को सैन्य जैसी रणनीतियां और प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जैसे कि सामरिक हमले, उच्चस्तरीय की परिस्थितियों में कार्य करने के तरीके और विशेष ऑपरेशन की तकनीकें। सैन्य की मानसिकता। पुलिस बलों में सैन्य शैली की मानसिकता को अपनाया जाता है, जिसमें कानून प्रवर्तन की बजाय युद्ध जैसी दृष्टिकोण और कठोरता अपनाई जाती है। जनता पर प्रभाव। सैन्यकरण के कारण पुलिस का व्यवहार अधिक आक्रामक और नियंत्रणात्मक हो सकता है, जिससे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है और सामान्य लोगों में डर और असंतोष बढ़ सकता है। नागरिक अधिकारों पर प्रभाव। सैन्य उपकरण और रणनीतियों का उपयोग करते समय पुलिस का कार्य तरीका नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, जैसे कि गिरफ्तारी के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग और अनावश्यक निगरानी। सैन्यकरण का उद्देश्य आमतौर पर अपराध और आतंकवाद से निपटना होता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप पुलिस की भूमिका और कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और यह नागरिकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। 39 बाल विवाह। यदि आप बाल विवाह को सहन करते हैं, तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार बच्चों के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देगी, बाल विवाह की हानिकारक प्रथा को समाप्त करने के लिए काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बच्चों को एक सुरक्षित और सहायक वातावरण में बढ़ने और विकसित होने का अवसर मिले। बाल विवाह का तात्पर्य है। बाल विवाह उस सामाजिक प्रथा को कहा जाता है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़कियों की शादी कर दी जाती है। यह प्रथा विशेष रूप से लड़कियों को प्रभावित करती है,
क्योंकि कम उम्र में विवाह होने से उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह के परिणामस्वरूप शिक्षा में बाधा। शादी के बाद बच्चों, खासकर लड़कियों की शिक्षा अक्सर बंद हो जाती है। स्वास्थ्य समस्याएं। कम उम्र में गर्भधारण से मातृ और शिशु मृत्यु दर का जोखिम बढ़ जाता है। मानसिक और भावनात्मक नुकसान। बच्चे मानसिक और भावनात्मक रूप से शादी की जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होते, जिससे उनका विकास प्रभावित होता है। आर्थिक असुरक्षा। कम उम्र में शादी के कारण उनके पास आजीविका के सीमित अवसर होते हैं, जिससे गरीबी की पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनके उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को कम करता है। 40 कारागार श्रम शोषण। यदि आप कारागार श्रम के शोषण का समर्थन करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार कैदियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करेगी, कारागार में शोषणात्मक या कम भुगतान किए गए श्रम के उपयोग को अस्वीकार करेगी और समाज में पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए काम करेगी। कारागार श्रम शोषण से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिसमें कारागार में बंदियों से शोषणकारी या अत्यधिक शोषणकारी तरीके से श्रम कराया जाता है। इसमें निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल होते हैं। कम वेतन या बिना वेतन। बंदियों को उनके श्रम के लिए बहुत कम वेतन दिया जाता है या कभी-कभी उन्हें बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह वेतन बाजार दरों से बहुत कम होता है और इससे बंदियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। कठोर श्रम परिस्थितियां। बंदियों को कठिन, खतरनाक या अस्वास्थ्यकर श्रम परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसमें काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की उपेक्षा की जाती है। श्रम की अत्यधिक मांग। बंदियों को अत्यधिक घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक भलाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुशासनात्मक उपायों का उपयोग। यदि बंदी श्रम में भाग नहीं लेते या इसे ठीक से नहीं करते, तो उन्हें अनुशासनात्मक उपायों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अतिरिक्त दंड, सेल की अलगाव या अन्य प्रकार की सजा। श्रम की शोषणकारी स्थितियां। बंदियों से ऐसा काम कराया जा सकता है जो बाजार में समान काम के मुकाबले बहुत सस्ता होता है, जिससे बाहरी श्रमिकों के लिए रोजगार की स्थिति प्रभावित हो सकती है। प्रवर्तन और निगरानी की कमी। कारागार में श्रम के शोषण की निगरानी और प्रवर्तन की कमी होती है, जिससे बंदियों के अधिकारों का उल्लंघन बढ़ सकता है और शोषणकारी प्रथाओं को रोका नहीं जा सकता है। कारागार श्रम शोषण का उद्देश्य बंदियों से आर्थिक लाभ उठाना और उनके श्रम का अधिकतम उपयोग करना होता है, लेकिन इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और बंदियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा नहीं होती है। धन्यवाद।